हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बिजनेस क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोगों को बताऊंगा गॉस लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, गॉस थ्योरम ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम का सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने में। अगर किसी भी क्लोज सरफेस का, किसी भी बंद सतह का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप गॉस साहब का जो नियम है, यानी गॉस साहब ने जो कंसेप्ट दिया है उस कंसेप्ट का प्रयोग आप लोग कर सकते हो, है ना। अब बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो हम लोग पहले भी जानते थे ना, फाई इक्वल टू होता है क्या है, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, इसी को हम लिखते हैं वेक्टर ई डीएस कॉस थीटा। यहां से भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल सही बात है, आप लोग यहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। लेकिन है ना, गॉस साहब ने क्या बोला, कोई भी अगर बंद सरफेस है, कैसे सरफेस है, बंद सतह है, और उससे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, केवल उसका चार्ज पता कीजिए। क्या पता कीजिए? चार्ज पता कीजिए। यानी कि अगर इस मेथड से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होना चाहिए और एरिया भी पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया तो ठीक है, अगर एंगल में दिया तो उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है और उसके बीच एंगल कितना है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तब जाके निकलेगा। लेकिन गॉस साहब ने क्या बोला कि अगर ये कुछ नहीं दिया हुआ है तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये है गॉस का रूल, ठीक है ना, गॉस का नियम, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या बंद सतह है, स्फेरिकल मैंने लिया है ना, इसका रेडियस कुछ होगा ना, इसका रेडियस मान लीजिए ओ है, यहाँ ए है, इसका रेडियस मान लीजिए आर, कितना रेडियस है, आर है, और इसके सेंटर पे क्यू कूलम का चार्ज है। कितना चार्ज है सेंटर पे? क्यू कूलम का चार्ज है। सेंटर पे कितना चार्ज है? क्यू कूलम का इसके सेंटर पे चार्ज है। इस मेथड को भूल जाइए, इस मेथड को अब हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, जहां यूज करना था वहां हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग केवल गॉस लॉ का बात करेंगे। गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कंसेप्ट में उन्होंने समझाया कि किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है ना, और कैसा है, क्लोज्ड है। ध्यान रहे इस बात का कि गॉस का जो नियम होता है केवल बंद सतह पे लागू होता है, अगर ओपन सरफेस है तो वहां पे गॉस का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब गॉस के नियम का प्रयोग हम लोग वहां पे नहीं कर सकते। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, नहीं तो आप लोग का क्वेश्चन बनाने वक्त आप गलती कीजिएगा तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए ध्यान रहे कि गॉस का अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे गॉस का नियम किसके लिए उपयोगी है, तो केवल बंद सतह के लिए, ओपन सतह के लिए प्रयोगी नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए सेंटर है इसका O, इस पे चार्ज कितना है, Q, रेडियस क्या है, R, ठीक है। अब इसके बीच अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इसका, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, तो बंद सतह का टोटल, तो ये क्या आपका क्लोज सरफेस था, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकलता है फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, तो इस क्लोज सरफेस में जो मैंने चार्ज दिया है वो चार्ज है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है कि क्या होता है, कैसे होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वो सारा मैंने बता रखा है, इस पे क्वेश्चन भी बता रखा है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं गॉस के नियम को, है ना, गॉस के कितने तरह से बोल सकते हैं, दो तरह से, दोनों का मतलब सेम ही है लेकिन बोलने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। पहला क्या बोल सकते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, है ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, the total electric flux of a closed surface, the total electric flux of a closed surface is given by है ना, the total charge is divided by epsilon naught, the total charge is divided by epsilon naught, है ना। पहला तरीका है कि अगर टोटल चार्ज जो है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हो तो उसका कुल विद्युतीय फ्लक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह का कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है ना, उसके कुल आवेश में एप्सिलॉन नॉट से यानी विद्युतशीलता से, है ना, भाग देने पर प्राप्त होता है। एक तरीका ये। अब दूसरा तरीका इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, according to Gauss law, है ना, the total electric flux of a closed surface, है ना, in a space, a closed surface in a space is given by
इज इज इक्वल टू कीजिए, क्या गिवन बाय मतलब यहाँ पे क्या लिखिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट 1/म्यू नॉट टाइम्स 1/म्यू नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, 1/म्यू नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। कहने का मतलब यह है कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह का कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके कुल आवेश का 1/म्यू नॉट गुना 1/म्यू नॉट गुना उसका कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके कुल आवेश के 1/म्यू नॉट टाइम्स गुना, मतलब टाइम्स 1/म्यू नॉट गुना होता है। तो गॉस लॉ हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे क्यू क्या है, तो क्यू आपका चार्ज है, द टोटल चार्ज ऑफ क्लोज्ड सरफेस है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या आपका, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 10 टू द पावर -12 फर्मी पर मीटर, ये भी यूनिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर कीजिए, मतलब कि गॉस का लॉ, गॉस का नियम जिसके लिए क्लोज सरफेस के लिए टोटल चार्ज दिया है तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके छोटा-छोटा एक न्यूमेरिकल देखेंगे दो, उसके बाद हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए। देखिए एक मैंने बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम्ब इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 8.8 सेंटीमीटर ऑन एज, है ना। चलिए तो मैंने क्या बोला, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम्ब इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 8.85 सेंटीमीटर ऑन एज, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ना पूछा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रहा है चार्ज आपको जो है वो कितना 1 नैनो कूलम्ब। देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोज सरफेस है, यहाँ पे क्यूब क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अगर नहीं भी है तो अगर दिया हुआ है तो समझिए कि वो क्लोज्ड ही है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है। तो इसका साइड दे रहा है 8.85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड से तो कोई मतलब है नहीं, इसका किनारे की लंबाई जो है वो कितना दे रहा है 8.85 सेंटीमीटर। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि फाई अगर निकालना है आपको तो क्या कीजिए, क्यू इनक्लोज बटे में एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल चार्ज बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज तो हमको दिया हुआ 1 नैनो कूलम्ब, तो कन्वर्ट कर लीजिए 1 × 10 के पावर -9 कूलम्ब, क्योंकि 1 नैनो में 10 के पावर -9, तो 1 × 10 के पावर -9 बटे में 8.85 10 के पावर -12 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लेंगे, इसको ऊपर डालेंगे, सॉरी इसको साइड कीजिए, 1/8.85 इसको ऊपर ले चलिए, 10 के पावर -9 आई माइनस ऊपर तो क्या होगा प्लस, 10 हटाइए ऊपर 100 हो जाएगा, 100 885 है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3, 9 में से 12 सॉरी 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3। अब एक जीरो को आप लोग इसमें डालिए तो कितना हो जाएगा, ये 1000 बट्टे में 885 गुने में 10 के पावर 2, इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा, ठीक है ना। इसका मात्रक मैंने बहुत बताया था, एक मात्रक मैंने बताया था वोल्टमीटर आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। इजी है, जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 में मैंने क्या देखा, इफ 1 कूलम्ब चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी सरफेस। आप ध्यान दीजिए, बोल रहे कोई क्यूब में क्या होता है 6 सरफेस होता है, 6 इसका फेस होता है, ठीक है। ऐसे हो गया क्यूब, 6 सरफेस हो गया, इसका कितना साइड है 10 सेंटीमीटर। उससे हमको मतलब नहीं है चार्ज कितना दे रहा है, यहाँ पे 1 कूलम्ब कितना चार्ज दे रहा है, इसे सेंटर में 1 कूलम्ब का चार्ज है, क्यू का मान दे रहा है 1 कूलम्ब। तो पहले आप लोग क्या करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो फ्रॉम गॉस लॉ, लिख दीजिएगा, लिखना है तो फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू 1 8.85 है ना, 10 टू द पावर -12। अब इसको अलग कीजिए, 8.85 10 के पावर 12 पर प्लस हो जाएगा, है ना, 10 में हटाएंगे 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो इधर आइए तो 1000 होगा बट्टे में 885 गुने 10 के पावर 11, ये ना होगा, गुना भाग करना आपका काम है, सॉरी वोल्ट मीटर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो निकला, ये क्या निकला, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला इसका। अगर इस क्यूब का अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता तो आपका ये आंसर हो जाता, लेकिन हमसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछा है। इसका अप्रॉक्स आपका आएगा 1.3 के आसपास, गुना भाग करके देख लीजिएगा तो 1.3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1.3 ही लेके चलेंगे, ठीक है। ये जो निकला, ये क्या निकला, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्यूब। हमसे क्या पूछा था, एनी फेस, क्या पूछा था, एनी फेस, मतलब किसी एक सतह का बताइए। तो किसी एक सतह का अगर पूछेगा तो
आपको पता होना चाहिए ये जो क्यूब होता है इसमें 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। तो सभी सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इतना निकलेगा, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है? एक फेस के बारे में, एनी फेस, किसी एक फेस के बारे में बताइए। देखेंगे सिंस क्यूब हैज 6 फेसेस, कितना फेसेस होता है? 6 सतहें होते हैं इसके, 6 फेसेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ईच फेस इक्वल टू 6 है तो 1/6 कर देंगे। 1/6 इंटू 1.3 10 के पावर 11 है, 11 गुना भाग करके आंसर निकाल लीजिए। कोई दिक्कत? इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो अब आगे हम लोग करते हैं कि गॉस लॉ को साबित कैसे किया जाए। हाउ टू प्रूफ गॉस लॉ, गॉस लॉ को हम साबित कैसे करेंगे। तो गॉस नियम को साबित इस वीडियो में हम लोग 2 तरीका से करेंगे, है ना। आप लोग तो साबित करना जानते भी होंगे बहुत बच्चे, मैं भी बताता हूं आप लोग को। एक तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन एक मैं और तरीके बताऊंगा, वो भी आप कुछ बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। तो दोनों मेथड को हम लोग देखते हैं, और जो नहीं जानते वो ध्यान से देखे, और जो जानते हैं वो भी थोड़ा ध्यान से देखे, आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। चलिए मान लीजिए हम एक क्या लेते हैं, क्लोज सरफेस लेते हैं। मैंने क्या लिया? क्लोज सरफेस लिया, है ना। ये अब क्या स्फेरिकल सरफेस है। कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल सरफेस, है ना। इसके रेडियस सेंटर क्या है? O है। इसके रेडियस क्या है आपका? R। क्या है? R। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसका सेंटर क्या है? O है। इस सेंटर पे चार्ज कितना है? Q चार्ज है। इसके सरफेस पे मैं एक पॉइंट लेता हूं A। क्या पॉइंट लेता हूं? A। इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस में लेता हूं। क्या लेता हूं? एक गॉसियन सरफेस लेता हूं। यहां मैंने इंक्लूड किया एक गॉसियन सरफेस, है ना। इसको मैंने बंद किया। अब यहाँ पे चार्ज Q है, तो इस चार्ज के कारण क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपका E है। क्या है? वेक्टर E है। क्या है? वेक्टर E है। और इसके बीच जो होगा एक यूनिट वेक्टर जो इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, वो क्या होगा? एन कैप। वो क्या, सॉरी ये एन कैप तो इसका है एरिया का। यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो मैंने लिया उसका एरिया क्या है आपका? ds। क्या एरिया मैंने लिया? ds। और इसका डायरेक्शन होगा, है ना, वो क्या होगा आपका? एन कैप। इस एरिया ds जो मैंने लिया है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप। और ये जो r है वो डिस्टेंस है, और इस वेक्टर E का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आपका? r कैप। क्या होगा? r कैप। कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझेंगे। एक मैंने क्या लिया है? क्लोज स्फेरिकल सरफेस लिया है, ठीक है ना। सेंटर क्या है इसका? O है। इसमें चार्ज कितना है? सेंटर पे Q कूलम का चार्ज है ना। इसका रेडियस क्या है? R है। हो गया। इसके सरफेस पर, मतलब इस सतह पर बिंदु A के पास मैंने क्या खींचा है? गॉसियन सरफेस खींचा है। क्या खींचा है? गॉसियन सरफेस खींचा है, ठीक है। मतलब गॉसियन सरफेस को मैंने इनक्लोज किया, उसको बंद किया, छोटा सा मैंने गॉसियन सरफेस लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब एरिया क्या है? ds। क्या एरिया है? ds। इसका डायरेक्शन क्या है? n कैप। क्या डायरेक्शन इसका? n कैप। पूरा बात मैं वेक्टर में इसमें करूंगा, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में n कैप, ठीक है। अब इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर E है, जिसका डायरेक्शन क्या है? r कैप। कोई दिक्कत नहीं इतना में, इतना समझ रहे ना। अब इसी को लिख देंगे, अगर एक्सप्लेन करना है तो मान लिया O केंद्र वाला कोई गोलाकार, है ना, बंद सतह है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। हो गया। इसके सतह पर, इस सतह के बिंदु A के पास मैंने गॉसियन सरफेस घेरा है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? वेक्टर ds है ना। इस वेक्टर पर, इस वेक्टर ds पर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर n कैप है। क्या है? n कैप है। आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, जिसका डायरेक्शन r कैप है, जिसका दिशा क्या है? r कैप है। हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे वी कंसीडर ए स्फेरिकल क्लोज सरफेस whose center is O and radius is r, है ना। We take charge Q coulomb at the center, है ना, due to which electric field vector E and its direction is r cap। हो गया। We enclosed a Gaussian surface ds at the surface whose direction is n cap। हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग we know that, है ना, जो हम जानते हैं फटाफट लिखेंगे। we know that, मैंने आपको क्या बताया था? इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। जानते हैं। अब अगर इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में, तो इसमें डायरेक्शन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप, ठीक है। ये r कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब नाउ
नाउ नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला पहले आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है ना। डी फाई इक्वल टू छोटा है तो छोटा लेंगे डी फाई ई वेक्टर डी एस वेक्टर, कोई दिक्कत। अब सर डी फाई कहा ला, क्योंकि मैं इस सरफेस का निकाल रहा हूँ, छोटा सरफेस का है ना, डी एस का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस, ठीक है। अब यहाँ से डी फाई का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, बहुत इजी है। वेक्टर का वैल्यू पुट कीजिए, यही ना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप एंड ds वेक्टर ds। अब इसका वेक्टर है, अब इसको मैं बदलता हूं, मध्य से मतलब जो डायरेक्शन इसका है उसको मैं पुट करता हूं, तो d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q बाय आर स्क्वायर, और ds का डायरेक्शन आपको मैंने पहले बताया था क्या है, n कैप, क्या है n कैप, और पहले से क्या था r कैप, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे आप लोग, हम लोग जानना चाहते हैं कि n कैप r कैप का वैल्यू क्या होगा, तो n कैप डॉट क्या है r कैप, तो n कैप का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप। अब बताइए n और r के बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा, जल्दी से 90 180 कि 0, बोले सर बिल्कुल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि r कैप और n कैप का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, यानी cos होगा 0 डिग्री। अब ये n कैप और कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 1 cos 0 डिग्री 1 1 1 1 कितना हो जाएगा 1, यानी यहां से हम एक बात सीख गए कि सर n कैप r कैप का मान कितना है, 1 है। इसको भी फटाक से पुट कर लीजिए, d फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू ds। इक्वेशन इसको कर दीजिए 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट। वैसे इंटीग्रेट काहेला करेंगे, क्यों करेंगे इंटीग्रेट, हम डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल वो भी समझिए। इंटीग्रेट इसलिए करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल पहले से है, छोटा मैंने लिया है, इसके लिए निकाला, हमको निकाला क्या पूरे के लिए, पूरे क्लोज सरफेस के लिए, इसीलिए इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सारा तेजी में फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा। मैं फटाफट आपको प्रूफ कर देता हूं तेजी में। तो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ वी इंटीग्रेट बहुत कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स इक्वेशन कितना है सेकेंड ना, मतलब इक्वेशन 2 को दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे, चलिए इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेट डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेट क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू ds। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है क्लोज है ना, यहाँ पे लगाएंगे क्लोज्ड, इसको क्या बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। डी फाई का होता है फाई, सबको पता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, क्लोज सरफेस तो ds है ना, कौन है सरफेस क्लोज ds, तो ds को छोड़ के सबको बाहर कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इनटू क्लोज ds। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए कहीं कहीं किताब में आपको यहाँ पे s लिख देता है, यहाँ पे s लिख देता है, इस s का मतलब क्या है क्लोज सरफेस, S फॉर सरफेस, क्लोज सरफेस, तो मैंने यहाँ पे S नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये जो सरफेस है कैसा था, स्फेरिकल था, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, नहीं याद है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद करेंगे सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, किसका स्फीयर का, है ना। तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है, ये तो मैं चल रहा था ds के लिए ना, अब मैं क्या कर रहा हूं पूरा क्लोज प्लेन निकाल रहा हूं, तो ds एरिया पे क्या पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जल्दी से पुट कीजिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, अरे क्या बच गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज प्रूफ। कोई दिक्कत, यानी गॉस में आसानी से आपका प्रूफ हो गया। ये मैंने बताया फर्स्ट मेथड से, अब इसको हम सीखेंगे सेकेंड मेथड से, जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर आप सेकेंड मेथड से गॉस नियम को प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि एंगल दो तरह का होता है, एंगल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, सॉरी एंगल एंगल कितने तरह के, दो तरह के। एक होता है प्लेन एंगल, क्या होता है प्लेन एंगल, है ना। एक क्या होता है आपका सॉलिड एंगल, ठोस कोण, है ना। प्लेन एंगल जो होता है उसको हम थीटा इक्वल टू लिखते हैं L बाय R, है ना। और यहाँ पे सॉलिड एंगल होता है d ओमेगा इक्वल टू ds बटे में r स्क्वायर। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पहले जानते हो, मैथ में पढ़ चुके हो, थीटा इक्वल टू L बाय R। ये क्या होता है d ओमेगा इक्वल टू ds बटे r स्क्वायर। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कोई क्या है कोण है, क्या है कोई कोण है,
इसके मतलब कि एक सिर मतलब एक छोर पे मतलब एक एंड पे एक स्फीयर है। ये क्या है आपका स्फीयर है, क्या है स्फीयर है। यहाँ पे एंगल बना, ये ओमेगा होता है। यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए आप, या डी ओमेगा ये बोल सकते हो। वर्टेक्स से डिस्टेंस है इसका वो कितना है आपका आर है, कितना डिस्टेंस है आर। और ये पूरा जो एंगल है ना, पूरा एंगल वो क्या है डी ओमेगा, क्या है डी ओमेगा। इसका एरिया मान लीजिए छोटा सा एरिया मैं लेता हूँ अगर, तो क्या होगा ds है ना। तो यहाँ से डी ओमेगा को क्या होता है ds बटे में आर स्क्वायर। यानी सॉलिड एंगल जो होता है ना, वो क्या होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डी ओमेगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू, ये जान रहे हो, केवल इस पे फोकस कीजिए सॉलिड एंगल पे, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो प्लेन एंगल है, सॉरी यहाँ पे सॉलिड एंगल पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ds बटे में आर स्क्वायर मैंने बोला है ना। और ds क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है ना, बटे में स्क्वायर 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 ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सरफेस। मतलब वर्टेक्स से और सरफेस के बीच का डिस्टेंस है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब सरफेस एरिया ये मैंने क्या बोला कि स्फीयर है, क्या है आपका स्फीयर है, क्या है ये आपका स्फीयर है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आई बटे में क्या आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4 पाई, क्या बचेगा 4 पाई, यानी डी ओमेगा है ना। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा भी, पूरा क्या अगर बात करें ये डी ओमेगा था है ना। अब जो मैंने निकाला वो किसके लिए निकाला, पूरा के लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा, ओमेगा का तो क्या होगा 4 पाई। अब इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है एस्टेरेडियन, क्या होता है एस्टेरेडियन, यानी कि ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 4 पाई एस्टेरेडियन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले जल्दी से आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, यानी सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। एक मैं पहले फिगर बनाता हूं, छोटा सा फिगर है, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। ये मैंने बनाया फिगर, ठीक है, ये मैंने बनाया। इस दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए क्या है थीटा है, क्या एंगल है थीटा है, ठीक है। ये भी दो स्फीयर ही है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए डी ओमेगा एंगल क्या है डी ओमेगा है ना। अच्छा इसका डिस्टेंस वही है आर है ना। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आया ds cos थीटा, क्या आया ds cos थीटा, क्या आया ds cos थीटा। यहाँ से डी ओमेगा इक्वल टू होता है ना ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे है ना, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्लोज्ड है, ये पूरा क्या है क्लोज्ड है, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। डी ओमेगा क्या होता है बोलिएगा सर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 4 पाई, जस्ट मैंने बताया था क्या होगा 4 पाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, दैट इज फॉर्मूला। यानी कहीं पे अगर क्लोज्ड इंटीग्रल ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर है तो वहां पे हम क्या पुट करेंगे 4 पाई पुट करेंगे, एकदम इजी है, जल्दी से उसको नोट में लिख लीजिए। चलिए तो अब हम सेकेंड मेथड से देखते हैं कि गॉस लॉ को कैसे साबित किया जाता है। सेकेंड मेथड है क्या आपका सेकेंड मेथड, ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा 2 मिनट में हो जाएगा। जल्दी जल्दी से देखिए हम लोग। देखिए ये मान लीजिए क्या है एक स्फेरिकल सरफेस है, क्या है आपका स्फेरिकल सरफेस है, बहुत इजी है भी। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सरफेस लिया, थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ फिगर को, ठीक है। ये मान लीजिए आपका स्फेरिकल सरफेस है, क्या है आपका स्फेरिकल सरफेस है ना। यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस लिया, क्या लिया गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क करेंगे हम लोग, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया डार्क कर दिया, क्या कर दिया डार्क कर दिया है ना। थोड़ा सा मैंने इसको किया डार्क है ना। अब डार्क करने के बाद इसका एक सेंटर O है ना, और रेडियस क्या आपका R है ना। अब यहाँ पे जो है एक मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर क्या लिया मैंने नॉर्मल, दोनों की बीच एंगल कितना है थीटा है, क्या है थीटा एंगल क्या है थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे इसका जो एरिया है वो क्या है ds है, क्या एरिया है ds है। ये जो मैंने क्लोज किया है गॉसियन सरफेस पॉइंट A ले लीजिए है ना, वहां पे क्या आपका एरिया ds। फिर वही बात देखेंगे है ना। मान लिया O केंद्र वाला कोई गोला है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है r है। इस सतह के बिंदु A पर मैंने गॉसियन सतह घेरा है जिसका क्षेत्रफल क्या है ds है, क्षेत्रफल क्या है ds है। इस सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तथा नॉर्मल के बीच का कोण क्या है थीटा है, एंगल कितना है थीटा है। हो गया यहाँ तक। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वी नो दैट, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे, वी नो दैट है ना। मैंने बताया था इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
Q बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे इसको, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फाई इक्वल टू क्या होता है ना, ई वेक्टर ई डी एस, ये ना होता है। आप डी फाई लेके चलिए, है ना, तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई सॉरी वेक्टर बताइए ई डी एस कॉस थीटा, ई भी तो लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कीजिए तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा आपका, इंटीग्रेट ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करें तो वैल्यू भी पुट कर लीजिए, ई का वैल्यू क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कांस्टेंट जो मतलब की है उसको बाहर कीजिए, कांस्टेंट वाले को, तो बाहर निकलेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाहर। अब क्लोज इंटीग्रल में क्या क्या जाएगा, यहाँ डी एस कॉस थीटा और आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये ना जाएगा अंदर में, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए हेयर क्लोज इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर टू कितना है 4 पाई। अभी जस्ट मैंने बताया था फ्रॉम सॉलिड एंगल, है ना, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग 4 पाई, तो इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका फाई का वैल्यू। तो आप इस तरीका से भी गॉस लॉ को आसानी से साबित कर सकते हो। तो मैंने 2 मेथड बताया, दोनों को पहले आप जल्दी से नोट कीजिए। अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस, है ना, हेडिंग करेंगे हम लोग स्पेशल केसेस, ठीक है। चलिए स्पेशल केस की बात करते हैं, गॉस के नियम से संबंधित विशेष नियम क्या क्या है, विशेष स्थिति क्या क्या है। देखिए अगर मान लीजिए इफ Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट इस प्रकार से बहुत सारा चार्ज है ना किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू तो वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। तो सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ के क्या करेंगे उस एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए Q1 इक्वल टू दे रहा है 5 कूलम, Q2 बराबर दे रहा है 10 कूलम, और Q3 बोल रहा है 50 कूलम, है ना, तब बोलेगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो फाई इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 10 प्लस 50 बट्टे में 8.85 10 के पावर माइनस 12 65 बट्टे में 8.85 10 के पावर माइनस 12 सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करूं अगर हम, है ना, सेकेंड पॉइंट की, अगर मान लीजिए इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन क्लोज्ड सरफेस, अगर मान लीजिए बहुत सारा डाइपोल जो है ना एक किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, जैसे माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2, है ना, प्लस Q2, है ना, मान लीजिए माइनस Q3 है और प्लस क्या Q3 है, इसी प्रकार बहुत सारा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फाई इक्वल टू, तो माइनस Q1 प्लस Q2, है ना, प्लस माइनस Q2 प्लस Q2, सबको क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है ऐड मतलब जोड़ देना है, फिर माइनस Q3 प्लस डॉट 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 बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखिए माइनस Q1 यहाँ प्लस Q1 कैंसिल, माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस सब कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या जाएगा जीरो, जीरो बटा एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 हो गया। तीसरा केस देखते हैं, इफ माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6, इस प्रकार से चार्ज अगर है तो क्या करें हम लोग, ठीक है। इस प्रकार अगर चार्ज है तो उसके लिए उपाय है, फाई निकालिए आप लोग, माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से होगा बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए माइनस वाला कैसे रखिए, माइनस Q1 माइनस Q3 माइनस Q5, माइनस को हम लेंगे, है ना, या अंदर में माइनस Q1 माइनस Q3 माइनस Q5 डॉट डॉट, अब प्लस वाला कैसा रखिए Q2 फिर क्या Q4 और Q6 डॉट डॉट, अब बट्टे में क्या होगा आपका एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से स्पेशल केस भी देखा आपने, तो यहाँ से क्या समझा ये सब तो समझ ही गए, इजी है, सबको जोड़ना है, लेकिन एक बात यहाँ पे विशेष केस ये आया स्पेशल केस कि अगर कोई डाइपोल है,
कोई भी डायपोल है तो उस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई डायपोल किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो वो हमेशा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो देगा। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने गॉस नियम को समझाया आपको, उससे संबंधित कुछ एक दो प्रश्न भी करवा दिया है ना। उसके बाद मैंने इसको दो तरह से साबित भी कर दिया। सब समझ गए? कुछ स्पेशल केस था वो ही मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कुछ बात ध्यान रखिएगा कि गॉस का जो नियम होता है, पहली बात तो बंद सतह के लिए लागू होता है, ओपन सतह पे लागू नहीं होता है। दूसरी बात यह कि गॉस का जो नियम होता है, किसी भी जो सॉलिड होगा, जो ठोस होगा, उसका आकार बदलने से, साइज बदलने से, मतलब कुछ भी बदलने से उसका मान नहीं बदलता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान नहीं बदलता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, साइज या शेप से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान रखेंगे, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वह किसी भी सॉलिड के, मतलब ठोस के साइज और शेप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इस दो बात को हमेशा गॉस नियम के में ध्यान रखिएगा, तभी सारा क्वेश्चन आप बना पाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन करने कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, बोलेगा कि 5 सेंटीमीटर वाले, है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 20 है। कितना है? 20 है। तो बोलेगा 20 सेंटीमीटर गोले के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, जब उतना ही विद्युत क्षेत्र आरोपित या उतना ही आवेश उसको दिया जाता है। तो 5 सेंटीमीटर था, यहाँ कितना है, 20 सेंटीमीटर, साइज बदला है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी कितना होगा, 20 ही होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम दे रहा है। अगर चार्ज कम ज्यादा करेगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर चार्ज सेम है और साइज कितना भी बड़ा कर दो या छोटा कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्पष्ट है? आशा करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।